Welcome to my Nandan sir. हाय फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपका अपना चैनल मैं नंदन सर। थंबनेल से आप समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सिर्फ स्कूली पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे उसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी पदार्थ है उसका कोई न कोई एक नाम है। उस नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सुरेश, रमेश, सीता, गीता। वस्तु का नाम डेस्क, बेंच, कुर्सी। स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि। अब हम लोग बात करते हैं कि संज्ञा क्यों। कल्पना कीजिए और सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता तो हम लोग उसे कैसे पुकारते हैं। यदि आपके मित्र हैं और उनको आपको पुकारना रहता है तो आप किस चीज़ से पुकारते हैं? उसके नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम है। तो नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संज्ञा के भेद या प्रकार। संज्ञा के भेद या प्रकार अक्सर बच्चा भूल जाता है। इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं। आप संज्ञा को देखिए, आप कुछ देर तक उसे आंखें चार कीजिए, आपको संज्ञा का भेद याद आ जाएंगे। संज्ञा, इस संज्ञा को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग एक नंबर में लिखते हैं स, फिर दूसरा नंबर में हम लोग लिखते हैं अनुस्वार, तीसरा नंबर में ज्ञ, फिर चौथा नंबर में आकार की मात्रा देते हैं, फिर पांचवें नंबर में हम लोग ऊपर से लकीर खींच देते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि संज्ञा का जो लिखने का क्रम है वो 5 है। इस प्रकार से हम हमेशा याद रख सकते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद कौन कौन से हैं? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब अक्सर बच्चा ये पांचों नाम भूल जाता है। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताते हैं जो आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा शादी की रस्म बराबर संज्ञा। तो आइए संज्ञा के भेद हम लोग एक ऐसी ट्रिक से समझते हैं जो कभी नहीं भूलेंगे। संज्ञा के भेद बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एवं कमेंट्स जरूर करें और शेयर जरूर करें। आपके सब्सक्राइब कर देने से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। आपके लाइक और कमेंट्स कर देने से मुझे नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और आप जब इस वीडियो को शेयर करते हैं तो मेरा और आपका जो एक छोटा सा परिवार है यूट्यूब पर, उसमें नए व्यक्ति का आगमन होता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और लिंक को शेयर करें। तो अब हम समझते हैं संज्ञा का भेद याद करने का एक छोटा सा ट्रिक।
आपके घर में या आपके पड़ोस में किसी न किसी की शादी हुई होगी। आप शादी के शुरू से रस्म लेकर के अंत तक आप ध्यान में रखिए, आप संज्ञा का भेद कभी नहीं भूलेंगे। चलिए समझते हैं। घर में यदि किसी की शादी करनी होती है तो सबसे पहले एक व्यक्ति होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब देखते हैं कि घर में कोई शादी करने वाला हो गया है तो घर के लोग उसके लिए एक लड़की ढूंढता है। तो लड़की कहाँ ढूंढेगा? अपनी जाति में वो लड़की ढूंढने जाता है। तो जाति में लड़की ढूंढने जाता है तो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ से आ गया, जातिवाचक संज्ञा। जब देखता है कि जाति में लड़की मिल गई और लड़की पसंद आ गया तो फिर घर के सारे लोग और संगी संबंधी सारे लोग समूह में लड़की को देखने के लिए जाता है। समूह में देखने के लिए जाता है तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट, समूहवाचक संज्ञा। और जब समूह को भी पसंद आ जाती है लड़की, तब फिर मोल भाव होता है। यानी जितना आप पढ़े लिखे हैं उतने आपको दहेज दिया जाता है। हालांकि दहेज लेना समाज के लिए गैर कानूनी है और ये समाज के हित के लिए भी नहीं है। दहेज नहीं लेनी चाहिए, फिर भी दहेज धड़ल्ले से चलता है तो मोल भाव होता है। तो ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट, भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि भाव भी तय हो गई, सब कुछ पट गया, तब फिर होती है शुरू दावत, यानी खान पान। इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार हम देखते हैं कि संज्ञा के सारे भेद शादी के रस्म को याद करने से हमारी संज्ञा के भेद याद हो जाते हैं। ये जो मैंने अभी ट्रिक बताया वो सिर्फ आपको याद रखने के लिए है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है। वो सिर्फ आप याद रखिए, समझ लीजिए, ताकि आप एग्जाम में ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके पांचों भेद के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी खास या विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन, गंगा, हिमालय, पटना, दिल्ली आदि। अब यहां आपको एक बात याद रखनी है, जिस शब्द से किसी खास या विशेष का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मान लिया जाए आपके वर्ग में कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और यदि शिक्षक को बुलाना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि छात्र इधर आओ। फिर कौन बच्चा आएगा? किसी को समझ में नहीं आएगी कि सर किसको बुला रहे हैं। उसमें से किसी एक का यदि नाम कह देते हम लोग कि सुरेश इधर आओ, तो जितने भी छात्र बैठे हैं उसमें से एक किसी खास छात्र को बुलाया जा रहा है जिसका नाम है सुरेश। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं और यदि कोई कह दे आपसे कि खिलाड़ी ने सेंचुरी लगाई, तो फिर आपको यह कैसे पता चलेगा कि 11 खिलाड़ी में से किसने लगाई। लेकिन यह कह दे कि विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाती है कि यहां विराट कोहली खास व्यक्ति का बोध कराता है। उसी प्रकार से यदि हम कह दें कि हम शहर जा रहे हैं, कौन से शहर जा रहे हैं, लेकिन यदि कह दे कि हम पटना शहर जा रहे हैं, तो आपको यहां पटना खास या विशेष का बोध करा रहा है। उसी प्रकार से राम गंगा नदी में स्नान करने जा रहा है, तो गंगा जो यहां है वो विशेष का बोध कराता है। हिमालय सबसे ऊंची पर्वत है,
कि यहाँ हिमालय किसी खास पर्वत का बोध करा रहा है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप यहां एक बात पर ध्यान देंगे कि जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, किसी एक का नहीं, संपूर्ण जाति का बोध होता हो, जैसे मनुष्य। अब मनुष्य कह देने से इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं वो सारे का बोध हो जाता है, यानी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। पुस्तक, अब पुस्तक कह देने से सारे पुस्तक जाति का बोध हो जाता है। याद रखेंगे, यदि पुस्तक में कोई कह दे जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पुस्तक जातिवाचक, क्योंकि यहां किसी एक पुस्तक की बात नहीं की जा रही है। लेकिन पुस्तक में यदि कह दे जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, तब ये किसी एक विषय का, किसी एक पुस्तक का नाम कहा जा रहा है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कुत्ता, कुत्ता कह देने से संपूर्ण कुत्ता जाति का बोध हो जाता है। लेकिन यदि कुत्ता का नाम टॉमी रख दिया जाए, हालांकि आजकल कुत्ते का नाम अब मनुष्य के नाम जैसे रखा जाने लगा है, टॉमी, स्वीटी, लाडला, ये अमीर के कुत्तों का नाम है। कभी कभी तो हद हो जाती है, शहर में बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए रहते हैं, डॉग केयर सेंटर और हॉस्टल फैसिलिटी। हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर के आगे लिखते हैं वेलकम या स्वागतम, यानी आने वाला का स्वागत करते हैं। लेकिन शहर में बड़े बड़े लोग जब घर बनाते हैं तो अपने गेट के आगे लिखते हैं, मोटे मोटे अक्षर में लिखते हैं, कुत्ते से सावधान। लेकिन जब आप गेट खटखटाइए तो अंदर से कुत्ता नहीं आता है, मकान मालिक आ जाएंगे। अब ये समझ में नहीं आता है कि ये पंक्ति वो किसके लिए लिखे थे। खैर छोड़िए इन बातों में, हम बात कर रहे थे कुत्ता। कुत्ता से संपूर्ण कुत्ते जाति का बोध हो रहा है। लेकिन यदि कुत्ते का नाम दे दिया जाए तब वो जातिवाचक नहीं, तब वो व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, भीड़, कक्षा, सेना, अंगूर का गुच्छा। यहां आपको एक बात याद रखनी है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, यानी ग्रुप, एक से ज्यादा का जब मिलान होगा, जब एक से ज्यादा एक ग्रुप में आएंगे, एक समूह में आएंगे, तब वह समूहवाचक कहलाएगा। उदाहरण के लिए मेला, क्या मेला किसी एक व्यक्ति से लग सकता है? नहीं, मेला के लिए बहुत सारे व्यक्ति का होना जरूरी है, यानी बहुत सारे लोगों को समूह में आना जरूरी है, तब वो मेला कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से भीड़, आप देखते हैं कि जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है या कोई नेता भाषण देता है तो वहाँ काफ़ी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं। तो काफ़ी संख्या में जो लोग जमा हो रहे हैं तो वो समूह में जमा हो रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। वर्ग कक्ष, वर्ग कक्ष क्या एक विद्यार्थी से चल सकता है? नहीं, वर्ग कक्ष में कई सारे बच्चों का समूह होता है जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो बच्चों का समूह यहाँ वर्ग कक्ष समूहवाचक संज्ञा में आएगा। उसी प्रकार से अंगूर का गुच्छा, तो वहाँ एक अंगूर नहीं, कई सारे अंगूर हैं इस गुच्छे में, यानी अंगूरों का यहाँ समूह है। अब हम लोग देखते हैं चौथा, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष,
भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में आपको एक चीज याद रखना है, आप भाववाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं उसके आप चित्र नहीं बना सकते हैं, सिर्फ आप एहसास कर सकते हैं। जैसे सुंदरता, आप कोई भी व्यक्ति सुंदर है तो आप उसका चित्र बना सकते हैं, सुंदरता का आप चित्र नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मिठास, आप मिठाई का चित्र बना सकते हैं लेकिन मिठास का चित्र नहीं बना सकते हैं। बुराई, चोरी, आप इसका चित्र नहीं बना सकते हैं। बुढ़ापा, बचपन, आप बच्चा का चित्र बना सकते हैं लेकिन बचपन का चित्र नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप बूढ़ा का चित्र बना सकते हैं लेकिन बुढ़ापा का चित्र नहीं बना सकते। अब पांचवा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से तौलने या मापने वाली वस्तु का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, तेल, घी, कपड़ा, सोना आदि। आप चावल खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, आपको चावल तौल करके दिया जाता है, लेकिन जब आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तब आपको कपड़ा नाप करके दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें संज्ञा के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने देखा अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अब हम लोग अगले वीडियो में उत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हम इसे अगले वीडियो में और भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।